हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे चैनल द इंडियन एकेडमी पे। ये है मेरा सीट 33। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एमटीएस का सीरीज़ है जिसमें मैं 300 पेपर का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। ठीक है, अगर आप नए हैं तो आप चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट बना होगा, उस पर सारे वीडियोज़ को देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 13वीं शताब्दी में निर्मित लाल और भूरे बलुआ पत्थर से बना भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है। देखिए, ये सिंपल भी पूछ सकता था कि भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया कि 13वीं शताब्दी में निर्मित, ठीक है, लाल कलर का, लाल और भूरे भूरे बलुआ पत्थर से बना जो है मीनार वो कौन सा है। तो ये आपका है कुतुब मीनार, ठीक है, क्योंकि कुतुब मीनार बहुत ही ऊंचा मीनार है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार है कुतुब मीनार ना। तो ये नॉर्मली पूछ सकता था कि भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा, कुतुब मीनार, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्यों दिया, क्योंकि हो सकता है कि भैया ये पूछ दे अगले एग्जाम में कि कुतुब मीनार किस पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किस पत्थर से हुआ है, तो आपके लाल और भूरे भूरे बलुआ पत्थर से हुआ है। ठीक है, इसलिए जो पीवाईक्यूज का होता है ना वो इम्पोर्टेंस होता है। ऐसे नहीं होते कि सारे क्वेश्चन छप जाएंगे सेम टू सेम, कभी कभी क्वेश्चन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए हर एक एस्पेक्ट को हम लोग को समझना है। चलिए, ये है आपका कुतुब मीनार। अब कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के लोग ग्लेशियर से पानी या बारिश के पानी को मुख्य रूप से सिंचाई के लिए गाँव तक लाने के लिए नहरें बनाते हैं। इन नहरों को स्थानीय रूप से इस नाम से जाना जाता है। देखिए, आपका जो जम्मू कश्मीर का इलाका हो गया, हिमाचल प्रदेश का इलाका हो गया, ठीक है, इन सब इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है ना कि आपके जो ग्लेशियर का पानी, क्योंकि ग्लेशियर सारे वहीं हैं हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में आपका, ठीक है, तो जो ग्लेशियर से पानी आता है आपका, तो वो सिंचाई के लिए, ठीक है, सिंचाई के लिए क्या करते हैं, वही पानी को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए वो नहर बनाते हैं, नहर से ही ना पानी, ग्लेशियर के पानी को सिंचाई तक लाएंगे, अपने खेतों तक लाएंगे। तो उस नहर को स्थानीय रूप में क्या जाना जाता है, उसको हम लोग बोलते क्या है। तो देखिए, उसको हम लोग बोलते हैं गुल्स या कुल्स। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं गुल्स या कुल्स। आपका ऑप्शन बी सही है। देखिए, खादिन क्या है, खादिन भी एक जल संचयन करने का एक सिस्टम है, लेकिन ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है राजस्थान में। इसको राजस्थान में ये नाम से जाना जाता है, खादिन को। ठीक है, ओके। ये बावड़ी क्या है, बावड़ी के बारे में पीवाईक्यू में पूछा भी था। तो क्वेश्चन क्या किया था आपका कि जो आपका राजस्थान इलाकों में, राजस्थान क्षेत्रों में जो कुआं होता है ना, वो सीढ़ी नुमा कुआं होता है, ठीक है, सीढ़ी बनाया होता है। तो उसको क्या हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वो बावड़ी होता है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज के भी क्वेश्चन से आपके ऑप्शंस में भी आ रहे हैं। आप इसको छाट सकते थे कि भैया बावड़ी जो होता है आपका सीढ़ी नुमा कुआं होता है। ठीक है, आपका जोहड़ क्या होता है, तो जोहड़ होता है कि मिट्टी से आपको बांध बनाया जाता है। ठीक है, मिट्टी से नहीं आपका पानी रोका जाता है बनाकर, तो वो होता है जोहड़। ठीक है, आपका खादिन का होता है, तो ये भी जल संचयन का तरीका है, ये संचयन का तरीका है। ठीक है, खादिन जो कि राजस्थान में जाना जाता है। और ये गुल्स या कुल्स क्या है, तो ये आपका एक नहर है जो कि ग्लेशियर के पानी को सिंचाई के रूप में यूज करते हैं आपके हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोग। ठीक है, चलिए। अब कह रहे हैं कि भारत में सूक्ष्म वित्त आंदोलन यानी कि माइक्रो फाइनेंस रिवॉल्यूशन, ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस रिवॉल्यूशन, किस वर्ष पायलट आधार पर औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। देखिए, आपका जो माइक्रो फाइनेंस आंदोलन हुआ था ना, ये आपका हुआ था 1992 में। ठीक है, 1992 में हुआ था, वो नाबार्ड के द्वारा किया गया था, नाबार्ड। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई है, 1982 में। ओके, चलिए। अब है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलापुरम नामक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। देखिए, विजयनगर जो है ना, विजयनगर में कम से में एटलीस्ट 4 जो है ना आपके किंगडम है। सिर्फ विजयनगर कह देना ये सही नहीं है, विजयनगर में 4 किंगडम फले फूले हैं। ठीक है, तो जैसे आपका दिल्ली सल्तनत हो गया, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में कितने आपके वंश हैं, 5 वंश होता है ना, गुलाम वंश हो गया आपका, खिलजी वंश हो गया। तो उसी प्रकार विजयनगर में भी 4 वंश आपके मुख्यतः देखे गए हैं। पहला है संगम, संगम वंश। ठीक है, मैं विजयनगर के बारे में बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ। ऐसा ऑलरेडी मैंने पीवाईक्यूज में विजयनगर के बारे में बहुत सारा चीज़, जब भी क्वेश्चन आया तो विजयनगर के बारे में बताया है, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ। ये एक संगम आता है आपका, ठीक है, एक सलुआ डायनेस्टी आता है, ठीक है, एक तलुआ डायनेस्टी आता है, और एक आता है अराईवीडू। ठीक है, अराईवीडू आपका। चलिए, आपका जो संगम डायनेस्टी है ना, यही सबसे पहला डायनेस्टी था विजयनगर का, जिसकी स्थापना किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का, नाम सुने होंगे आप। इनको क्या कहा जाता है, तो यह विजयनगर का फाउंडर हरिहर एवं बुक्का को
ठीक है। आपका सलुआ के तो नरसिंहा सलुआ, और आपके तलुआ तो तलुआ के देखिए जो आपका रियल फाउंडर माना जाता है ना, वो कृष्ण देव राय को माना जाता है। वैसे इससे पहले इनके जो बड़े भाई थे वो तलुआ डायनेस्टी के फाउंडर हैं, लेकिन कृष्ण देव राय के टाइम में जो है ना, ये जो तलुआ डायनेस्टी है आपका वो फला फूला था। ठीक है, तो ये है आपका विजयनगर के बारे में। तो मेरे भाई ये कह रहा है कि किसने विजयनगर किस राजा ने अपनी माता के नाम पर नागलापुरम नामक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? तो देखिए आपके जो कृष्ण देव राय थे ना, जो कि सबसे विजयनगर के सबसे प्रतापी शासक थे, उनकी माता का नाम था नागला देवी। ठीक है, नागला देवी, उन्हीं के नाम पे उन्होंने एक नागलापुरम नामक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। ठीक है, कृष्णदेव राय, याद रहेगा नाम। ठीक है, कृष्णदेव राय। चलिए अब है आपका कि किस खेल में डॉल्फिन किक शब्द का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? देखिए अगर आप ये क्वेश्चन को कभी याद नहीं किए होगे, कभी इसको देखे नहीं होगे, फिर भी आप इसको बना सकते हो। कैसे? देखिए डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है? पानी में पाया जाता है। डॉल्फिन भाई मछली पानी में पाया जाएगा ना। तो ये कह रहा है डॉल्फिन किक, तो यानी कि पानी से कोई रिलेशन होगा तभी वो खेल में भी यूज़ हुआ है। तो भैया ऊंची कूद पानी में होता है क्या? लंबी कूद पानी में होता है? भाला फेंक पानी में होता है? नहीं। लेकिन तैराकी आपका कहाँ होता है? पानी में होता है। ठीक है, इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भैया इसका जो रिलेशन है ना वो तैराकी के साथ हो सकता है। मैं ये तब बता रहा हूँ जब आपको नहीं कुछ पता है। ठीक है, तो आप ऐसे न्यूमोनिक्स के बेस पे आप ऐसे तुक्का मार सकते हो। ठीक है, अगर तुक्का ही मारना है तो भैया कुछ एक बेस रखिए अपना। ठीक है, तुक्का मारने का, तो ताकि सही हो। ठीक है, तो आपके 90% केस में ऐसा सही होगा। अब इसका आंसर भी तैराकी ही है। चलिए अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास दक्षिण भारत के एक काल्पनिक शहर मालगुडी पर आधारित है? देखिए ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी पूछ चुका है। अगर आप मेरे वीडियोस को अभी तक देख लिए होगे, कम से कम 32 वीडियोस मेरे अपलोड हो चुके हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको, हर एक क्वेश्चन लगेगा ना कि मैं पहले कर चुका हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भैया 300 जब आप करोगे ना मेरे साथ, सारे पीवाईक्यू सोल्व करोगे, तब आपको लगेगा कि भाई जीके बहुत हलुआ था, हम लोग फालतू में इतना ये कर रहे थे। ठीक है, आराम से बस फैक्ट, क्योंकि ये यूपीएससी नहीं है, ये एमटीएस है, आपको बस फैक्ट याद करना है। अब इसके लिए आपको कौन सा थ्योरी पढ़ना है भैया कि दक्षिण भारत में मालगुडी पे आधारित कौन सा ये है? नहीं, फैक्ट है, आपको बस याद कर लेना है। ठीक है, आप जितना याद करोगे उतना ही बेहतर करोगे। ठीक है, चलिए और जहाँ पे थ्योरी की बात रहेगी तो वो तो मैं बता ही रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका जो ये उपन्यास है द गाइड, ठीक है, उसमें मालगुडी शहर की जो है वो काल्पनिक शहर की वर्णन किया गया। द गाइड किसने लिखा है ये भी पूछ सकता है, और पूछा भी है, आर के नारायण। ठीक है, आर के नारायण का बुक बहुत पूछा गया है। ठीक है, आर के नारायण एक इंग्लिश नॉवेल है ना, लिखते हैं इंग्लिश नॉवेल को लिखते हैं आर के नारायण। चलिए द गाइड अब कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? देखिए पहली बात, भारत ने सबसे पहले हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि पूछ दे कि भारत हॉकी में सबसे पहली बार ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता। तो 1928 में आपका सबसे पहली बार हॉकी में आपका स्वर्ण पदक भारत जीता था। ठीक है, चलिए लेकिन उस समय भारत को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? तो ब्रिटिश, क्योंकि भैया अधिकार किसका था? ब्रिटेन का था। लेकिन अगर आप कहोगे कि स्वतंत्र भारत के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत अपने दम पे हॉकी का पदक कब जीता? तो जैसे ही आपका आज़ादी 1947 में मिला ना, तो अगले ही वर्ष 1948 में, ठीक है, 1948 में आपका उसी के देश में जो हम लोग को गुलाम बनाया था, आपका इंग्लैंड, लंदन में जाके हम लोग वहाँ पे हॉकी में स्वर्ण पदक जीतते हैं 1948 में। ठीक है, ये हमारे इतिहास के लिए गौरव की बात है। ठीक है, चलिए तो 1948 में आपका क्या स्वर्ण पदक जीता। तो इसमें क्या कह रहा है कि स्वर्ण पदक नहीं जीता, किस वर्ष नहीं जीता है? तो मेरे भाई देखो 1928 से लेके और 1956 तक, कह सकते हो 56 तक, भारत 6 स्वर्ण पदक जीत चुका था। ठीक है, 6 स्वर्ण पदक जीत चुका था लगातार। तो भैया 1948 में भी जीता है, 52 में भी जीता है और 56 में भी जीता है। लेकिन 1960 में वो नहीं जीतता है, वो हार जाता है। वो किससे हारता है पता है आपको? वो पाकिस्तान से हारता है। ठीक है, पाकिस्तान से हारता है। ठीक है, चलिए 1956 वाला कहाँ हुआ था? तो मेलबर्न में हुआ था। ठीक है, और आपका 1952 वाला कहाँ था? हेलिंस्की। चलिए, क्योंकि जगह भी पूछ देता है कभी कभी। अब देखिए ये आपको 1960। अब कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से किस राज्य को रन के नाम से जाने जाने वाला नमक के दलदल की विशेषता है? देखिए
आप लोग एक नाम सुने होंगे, कच्छ ऑफ रन, कच्छ ऑफ रन, ठीक है, रन। ये कहाँ पड़ता है कच्छ ऑफ रन? गुजरात में पड़ता है ना। चलिए, तो ये आपका गुजरात हो गया। यहाँ पे नमक का दलदल, नमक पाया जाता है, नमक का दलदल है, ठीक है। चलिए, ये आपका थार मरुस्थल में पाया जाता है। ओके। मौर्यकालीन भारत में अपनी यात्रा और अनुभव पर आधारित इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो भैया इंडिका किसने लिखा था? सिंपल क्वेश्चन है, मेगास्थनीज, ठीक है। इसने भारत को 7 वर्गों में डिवाइड किया था, ठीक है, सोसाइटी को 7 वर्गों में डिवाइड किया था। और इसके वर्गों से भी क्वेश्चन आते हैं, अब आया भी है कि इस वर्ग में के लोग मतलब आपके जो किसान हैं, ठीक है, तो किसान को किस वर्ग में रखा गया, पहला, दूसरा, तीसरा। तो मैं PYQs में सारे 7 वर्ग को एक लिस्ट दे दिया हूँ, उसका सारा का लिखवा दिया हूँ, ठीक है। अगर आपको वो जानना है तो मेरे PYQs को देखिए, इतना आप करिए खुद से, ठीक है। 7 का नाम मैंने मेंशन कर दिया है और आप उसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए, मेगास्थनीज। आप कह रहे हैं कि किस राज्य में सफल फसल कटाई के अवसर पर ज्वारा नृत्य किया जाता है? मतलब आपका जब कटाई हो जाता है ना सफलता से, सफलपूर्वक फसल की, तब उस राज्य में ज्वारा नृत्य किया जाता है दोस्त। तो किस राज्य में किया जाता है बताइए? तो ये होता है आपका MP में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। जो आपका जो ज्वारा नृत्य है ना, वो मध्य प्रदेश में किया जाता है। चलिए, सबका अलग अलग है अपना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गरम दल जो उग्र राष्ट्रवादियों के एक समूह था का नेता था? तो भैया ये उग्रवादी कहा है, ठीक है। तो उग्रवादी में कौन होंगे? दादा भाई नौरोजी उग्रवादी तो नहीं होंगे। उग्रवादी में 3 नाम बहुत फेमस है, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो इसमें किसका नाम है? विपिन चंद्र पाल का। आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए, अब कह रहा है कि किसी राज्य में मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? देखिए, अगर इस सेंटर की बात करता कि किसी देश में मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका PM होता है, प्रधानमंत्री। मुखिया कौन होता है? PM। लेकिन जब वो अगर ये स्टेट की बात कर रहा है कि स्टेट के मंत्री परिषद तो आप लोग समझते ही होंगे, मिनिस्टर्स, उनकी अध्यक्षता कौन करेगा भैया? तो राज्य का मुखिया कौन करे है आपका? तो राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तो ऑप्शन B आपका सही हो जाएगा। चलिए, सिंपल क्वेश्चन। आप कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मेसोसोम्स का कार्य नहीं है? देखिए, मेसोसोम्स क्या होता है? जो मेसोसोम्स है ना, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो भाई बैक्टीरिया में ये तीन को काम करता है, लेकिन एक काम नहीं करता है। तो अगर आप बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा मोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि बैक्टीरिया में जो गति होती है ना, वो फ्लैजेला द्वारा होती है, ठीक है। तो भाई गति का काम मेसोसोम्स का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे गति का काम किसका है? बैक्टीरिया में। तो आपका फ्लैजेला एक होता है पार्ट, उससे बैक्टीरिया लोग गति करते हैं, ठीक है। चलिए, और आप ये भी देख लीजिए मेसोसोम्स का कार्य क्या होता है। हो सकता है कि अगले एग्जाम में पूछ दे। तो बैक्टीरिया में श्वसन का कार्य में आपका हेल्प करता है मेसोसोम्स, ठीक है। DNA क्या प्रतिकृति करता है? प्लाज्मा झिल्ली के क्षेत्रों को, सतही क्षेत्रों को बढ़ाता है मेसोसोम्स, ठीक है। चलिए, गति। अब कह रहा है फरवरी 2023 में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? तो भैया छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अभी भी होंगे ना, तो आपके विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, ठीक है। चलिए, ऑप्शन 3 ओके। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल कलाकार पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र के संस्थापक पिता हैं? देखिए, आपके ख्याल कलाकार हैं। ख्याल कलाकार किस में आता है दोस्तों? हिंदुस्तानी नृत्य अथी में, संगीत में ना। तो मेरे भाई इसके कलाकार हैं और पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र के संस्थापक भी हैं, ठीक है। तो वो कौन है आपके? तो ये है भीमसेन जोशी, बहुत ही फेमस नाम है इनको, ठीक है। वो 2008 में भारत रत्न भी मिला है, ठीक है। चलिए, भीमसेन जोशी को। चलिए, अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत संयंत्र नहीं है? यानी कि जल विद्युत संयंत्र क्या होता है? यानी कि जिससे हम लोग जिसके जल से, पानी से हम लोग विद्युत उत्पन्न करते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो कौन सा नहीं है? तो देखो, भाखड़ा नांगल कहाँ है आपका? पंजाब में पड़ता है। तो इससे जो है आपका जल विद्युत होता है, मतलब इसके जल से हम लोग विद्युत जनरेट करते हैं, ठीक है। आपका दामोदर घाटी जल विद्युत परियोजना जो है, ये भी विद्युत के लिए ही है। आपका सांभर झील जल विद्युत परियोजना, देखिए आपका जो सांभर झील है ना, वो राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में, ठीक है। और सांभर झील को भारत का सबसे खारे पानी का सबसे भारत झील है आपका। खारे पानी मतलब क्या? यानी कि वहाँ पे नमकीन पानी है वो, ठीक है, यानी कि नमक
नमक निकलेगा उससे, यानी कि सांभर जिससे हम लोग विद्युत उत्पन्न नहीं करते हैं, वो नमक वहाँ से हम लोग ये करते हैं ना, नमक निकालते हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन 3 हो जाएगा ना, वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि जल निकायों में तापीय प्रदूषण का कौन सा प्रभाव चिंताजनक है। देखिए जल सिस्टम में, ठीक है, जल निकायों, अगर आप हिंदी नहीं देख रहे हो तो इंग्लिश देख लो एक बार। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलार्मिंग इफेक्ट। ठीक है, ऑफ अलार्मिंग इफेक्ट मतलब क्या, कि भाई कोई ख़राब आपका इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। ऑफ थर्मल पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज़, तो वाटर बॉडीज़ में जो आपका थर्मल पॉल्यूशन है ना, वो क्या इफेक्ट कर रहा है, क्या खतरनाक प्रभाव डाल रहा है। तो मेरे भाई देखो, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है ना, मतलब ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ने से आपके वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, अगर जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो मेरे भाई जो जलीय जीव हैं वो फिर सांस कैसे लेंगे, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा चिंताजनक की बात है कि जो आपकी ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है ना, वो डिक्रीज हो जा रही है, डिक्रीज, ठीक है, सिग्निफिकेंटली। ओके, चलिए आपका आप हिंदी में भी देख सकते हो कि घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा में महत्वपूर्ण कमी आई है। ओके, चलिए अब कह रहा है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यानी कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल आपका पॉवर्टी इंडेक्स, इसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं, तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 एक प्रगति समीक्षा के अनुसार 2019-21 में ग्रामीण भारत में बहुआयामी गरीबी में जनसंख्या का अनुपात क्या था, सॉरी, यानी कि कितने लोग गरीब थे, कितने प्रतिशत, ये कह रहा है। तो मेरे भाई आपका ये जो आयामी गरीबी जो सूचकांक है ना, इसे मतलब समझिए कि हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ ही ले रहा है। ठीक है, तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एस्पेक्ट से, एग्जाम के एस्पेक्ट से, सो इसको आप नेगलेक्ट नहीं करिएगा। तो ये कितने लोग आपके मतलब गरीब हैं प्रतिशत में, तो 19.28%। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी है, पहले भी पूछ चुका है। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं कि भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार किस महानगर शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है। मेरे भाई 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा आबादी किस नगर की है, तो मुंबई। ठीक है, वहाँ पे इतनी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आबादी है उस शहर की, ठीक है, मुंबई की। चलिए अब कह रहे हैं कि कर्नाटक की एक उम्मत थात लोक नर्तकी को 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वो कौन थी। ठीक है, तो भैया ये थी रानी माचिया। ओके, रानी माचिया। चलिए तो ये भी याद रखिएगा कि ये कर्नाटक की लोक नर्तकी है ना। चलिए अब है कि भारत में भूदान यज्ञ के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। अभी देखिए जल्द ही में ही भूदान यज्ञ के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, एकदम सेम डिट्टो क्वेश्चन छप गया है, यही क्वेश्चन था। किसके संस्थापक कौन थे भूदान यज्ञ के, तो आपके विनोबा भावे। हमको लगता है कि सर शायद ये आपका ऑप्शन भी सेम सेम दे दिया है। ओके, आप मेरे पीवाईक्यूज़ को देखिएगा, एकदम सेम क्वेश्चन यही पूछा है। ठीक है, तो भाई ये पावर है पीवाईक्यूज़ का। तो भाई ये विनोबा भावे हैं, और मैं क्या बताया था उस टाइम भी कि जो विनोबा भावे है ना, ये कहाँ से स्टार्ट किए थे ये भूदान यज्ञ। भूदान यज्ञ क्या है, मतलब कि जो ज़मींदार लोग हैं ना, जो जिसके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं, वो अपनी ज़मीन को दान करो। किसको दान करो, जिसके पास ज़मीनें नहीं हैं। ठीक है, तो ये आपका तेलंगाना के पोंचमपल्ली, ठीक है, पोंचमपल्ली से 1951 में ये जो है आपके स्टार्ट किए थे विनोबा भावे। चलिए अब है कि फूल का कौन सा भाग बीज के रूप में विकसित होता है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, बीज से, बीजांड नाम से भी पकड़ सकते हो आप। ठीक है, चलिए अब देखिए ये कब होता है, आपको मैं फूल के बारे में बता दूँ कि आपका जो अंडाशय होता है ना, अंडाशय यही आपका फल के रूप में विकसित होता है। ठीक है, अगर अंडाशय पूछ दे तो फल। ठीक है, चलिए बीजांड। अब कह रहा है कि दिसंबर 2023 में केरल के किस प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री को भारतीय कृषि अर्थशास्त्र समाज ISAE द्वारा ISAE फेलो 2023 का प्रतिष्ठित खिताब दिया गया था। देखिए ये आपका करंट अफेयर्स का है, आप इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, डॉक्टर P इंदिरा देवी, ये इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट नहीं उस पर ध्यान नहीं देना ज़्यादा, क्योंकि बहुत जीके है मेरे पास, सबको थोड़ी ध्यान देना है, बहुत चीज़ को छोड़ना भी आना चाहिए। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित कथन को दर्शाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन मौलिक हैं और राज्य में कर्तव्य हो कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाते समय लागू करे। देखिए ये कह रहा है ना कि भाई कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि जो DPSP है ना, DPSP जो कि कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। ठीक है, तो DPSP को कानून बनाते समय इसको फॉलो किया जाए। DPSP क्या है, एक सजेशन है, एक स्टेट को सजेशन देता है कि भाई आप कभी कोई रूल बनाओ तो इसको ध्यान में रख के रूल बनाओ, DPSP को। ठीक है, लेकिन हाँ ज़रूरी नहीं है कि इसको फॉलो ही एकदम कट्टरता से फॉलो करना, नहीं, ये नॉन जस्टिसेबल है, इसको भाई आप चैलेंज नहीं कर सकते हो कोर्ट में। ठीक है, चलिए तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है आपका कि भाई आप कोई भी कानून बनाओ तो DPSP को ध्यान में रख के, ठीक है, ये आपका कर्तव्य होगा। तो ये आपका आर्टिकल 37 है। अब ये देखिए 35 और 30 तो एकदम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका जो DPSP का आर्टिकल है ना, वो 36 से 51 के बीच में आता है, पार्ट 4 में आता है। ठीक है, तो 36 से 51 के बीच में आता है, तो फिर 35 और 30 कहाँ से आ जाएगा, नहीं आएगा, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। अगर आर्टिकल 40 के बारे में देखें तो आर्टिकल 40 कहता है कि भारत में जो ग्राम पंचायत का जो आपका जो गठन होगा ना, वो आर्टिकल 40 के तहत होगा। ठीक है, चलिए अच्छा अनुच्छेद 30 क्या कहता है, अनुच्छेद 30 ये कहता है कि आपके जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो किसी भी मतलब कोई भी अपना संस्थान खोल सकता है। ठीक है, अपना मतलब जैसे मदरसा है ना, मदरसा खोलता है ना आपके मुस्लिम लोग, तो कोई भी शिक्षा का संस्थान खोल सकते हैं। चलिए अब कह रहा है कि अनुच्छेद 35 भाई ये क्या कहता है, अनुच्छेद 35 क्या कहता है, तो भाई
देखो ये कहता है अनुच्छेद 35 बहुत ही जटिल शब्दों में दिया गया है, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कि अनुच्छेद 35 ये कहता है कि जैसे आपके जो मौलिक अधिकार है उसको बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, मौलिक अधिकार को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ केंद्र सरकार ही क्या कर सकता है, तो उसमें सुधार ला, एक कानून ला सकता है। राज्य सरकार के पास वो शक्ति नहीं है। ये आर्टिकल 35 कहता है कि भैया मौलिक कर्तव्य को अपग्रेड करने के लिए, ठीक है, और अच्छा बनाने के लिए सिर्फ कानून कौन ला सकता है, तो केंद्र सरकार ला सकता है। राज्य सरकार के पास कोई शक्तियाँ नहीं है इसके लिए। चलिए, तो ये आर्टिकल 37 हो गया आपका। कह रहा है कि गुजरात में मधुपुर मेला भगवान कृष्ण की रुक्मिणी से विवाह के उत्सव के लिए कितने दिनों का आयोजन। देखिए हमेशा क्वेश्चन में ये पूछा जाता है ना कि मधुपुर मेला कहाँ आपका होता है, तो गुजरात में। कभी कभी ये भी क्वेश्चन देखा गया है कि मधुपुर मेला में कौन से भगवान की विवाह उत्सव मनाया जाता है, तो आपका यहाँ पे कृष्ण राधा हो जाएगा, आपका शिव पार्वती हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में। तो ये भी क्वेश्चन देखा है तो ये कृष्ण रुक्मिणी, ये भी सही है। लेकिन देखिए कहाँ तक पूछते हैं, ये पूछ रहा है कि कितने दिनों तक आयोजन होता है, यानी कि एक ही सवाल से कितने सवाल बन जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए इस सवाल से हम लोग 3 चीज़ याद हुआ कि नहीं। पहला चीज़ कि मधुपुर मेला कहाँ होता है, गुजरात में। दूसरा चीज़ कि ये किसके विवाह है, तो आपके रुक्मिणी और कृष्ण की। और कितने दिनों तक आयोजन होता है आपका, तो 5 दिनों तक, ठीक है। चलिए, यानी कि एक क्वेश्चन से 3 जीके। ओके, हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में पूछ दे कि मधुपुर मेला कहाँ आयोजन होता है, तो आपका गुजरात में होता है। हो सके कि आपके अगले शिफ्ट में ये पूछ दे कि मधुपुर मेला जो होता है आपके गुजरात में, वो कौन से भगवान के विवाह से संबंधित है, ठीक है। तो कभी कैसे भी पूछ सकता है भाई, ठीक है। अब तो नया पैटर्न आ गया एडिक्विटी का, उसका तो कोई गारंटी ही नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है कि एकदम चारों तरफ से तैयार रहना है, ठीक है। चलिए, तो आपका सारा खत्म हुआ। आप बस, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं तो बस अभी तक 32 ही सेट सोल्व किया हूँ, और ऐसा फील हो रहा है कि भाई मैं जब भी नया सेट देख रहा हूँ तो लग रहा है कि यार ये तो किया हुआ है, ऐसा फील आ रहा है। क्यों ऐसा फील आ रहा है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, उससे रिलेटेड आ रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि यार नया कुछ क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। तो भाई जब आप 300 सोल्व कर लोगे तो सोचो, आप जब एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगेंगे, अरे ये तो किया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम आपके जो भी 25 क्वेश्चन आ जाएंगे वो 300 के बीच में ही आएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन मतलब एग्जैक्ट नहीं आएंगे, लेकिन आएगा कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन आया है, तो मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट क्वेश्चन यही आ जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया मधुपुर मेला कहाँ है, लगता है आपको गुजरात में लगता है, ऐसे आ सकता है। और मैं इसलिए देखिए क्वेश्चन पेपर खुद से सब लोग कर सकता है, आपके पास भी आप भी अवेलेबल करा लोगे क्वेश्चन पेपर, आप भी सोल्व कर लोगे। लेकिन मैं यहाँ पे अलग से क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ साथ ये आपको बता भी रहा हूँ कि आपको और क्या एक्स्ट्रा याद करने हैं, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में कुछ छूटे ना, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ आपको, इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आप एग्ज़ाम तक आप बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है, एमटीएस का। फिर उसके बाद मेरे सारे वीडियोज़ को देखने के बाद आप ये फिर डिसाइड कीजिए कि मैं जो बताया या जो बोला था वो सही में आपके लिए फ्रूटफुल हुआ कि नहीं हुआ, फ़ायदा पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया, ठीक है। तो चलिए, वीडियो लंबा भी हो जाएगा, सो नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि अब 2-3 वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है। अगर आपको चाहिए 2-3 वीडियो, अगर आप कर पाओगे प्रैक्टिस 2-3 वीडियो एक ही दिन में, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं लाऊँगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।